जय हिंद। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, ये विश्व इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म होगा। जैसे कि पहला टॉपिक होगा इसमें विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। उसके बाद आपको मिलेगा पुनर्जागरण, धर्म सुधार, फिर क्रांतिकारियां, फिर संधियां। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही करेंगे हम इसमें। तो अगर इस टाइप का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करके बताइएगा, ताकि हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं से मिस्र की सभ्यता में मम्मी का संबंध किससे था? तो मम्मी किसे कहते थे? ये मिस्र की सभ्यता वाले। तो ये जो संबंधी था, यह पूर्वजों के मृतक अवशेषों से संबंधित था। देखिए क्या होता था कि मिस्र में जो है, आज भी आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ से मम्मी प्राप्त हुआ है। तो मिस्र की सभ्यता में ये प्रचलित था कि जैसे उनके राजा वगैरह या उनके पूर्वज जो हैं, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके जो शरीर को है, उनकी बॉडी को क्या किया जाता था, केमिकल्स वगैरह यूज करके उसको संरक्षित कर लिया जाता था, और वो कई सालों तक जो है वैसे ही बना रहता था। तो उसको क्या कहते थे? मम्मी कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में क्या हुई थी? विकसित हुई थी, यानी फली फूली थी। तो इसीलिए नील नदी का देन जो है कहा जाता है किसको? मिस्र को। तो ये भी याद रखिएगा कि नील नदी का देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। अगला प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। कैलेंडर का विकास सर्वप्रथम मिस्र में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। सूर्य एवं जल घड़ी की पहली बार प्रयोग मिस्र में किया गया था, तो ये भी सही है। सी नंबर है, मिस्र के प्रमुख देवता मार्जुक थे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मिस्र के प्रमुख देवता थे वो कौन कौन थे? वो सूर्य, निर्माता, ये सब जो है उनके देवता हुआ करते थे। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें बताना क्या था? असत्य बताना था, तो यही आंसर हो गया। अगला जो डी नंबर ऑप्शन दिया है, ये भी देख लेते हैं। मिस्र के शासक अमहोटेप चतुर्थ को मानव इतिहास का प्रथम सिद्धांतवादी कहा जाता है। तो अब आपको याद रखना है कि ये अमहोटेप कहाँ, अमहोटेप चतुर्थ जो था वो कहाँ का शासक था? तो वो मिस्र का शासक था, और इसे क्या कहा जाता है? मानव इतिहास का प्रथम सिद्धांतवादी। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव इतिहास का प्रथम सिद्धांतवादी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वो हो जाएगा मिस्र का शासक अमहोटेप। ठीक है, अमहोटेप चतुर्थ। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे कैलेंडर का विकास किसने किया था सर्वप्रथम? तो मिस्र ने किया था। ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन में सही स्टेटमेंट है ना, उसको याद रखा किया कीजिए। अगला है प्रश्न, मिस्र की सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। मिस्र का प्रथम शासक मेनिस था, तो ये मिस्र और मेनिस दोनों बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, इससे याद रखिएगा आप कि मिस्र का जो प्रथम शासक था वो मेनिस था। दूसरा है, मिस्र की पहली महिला शासिका हटशेटपुर थी, तो ये बिल्कुल सही है। हटशेटपुर जो थी मिस्र की पहली महिला शासक थी। जैसे भारत की पहली महिला शासक कौन सी हो जाती है? रजिया सुल्तान। वैसे ही मिस्र की जो है पहली महिला शासक थी हटशेटपुर। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि मिस्र की पहली महिला शासक कौन थी? तो नाम याद रखना है कि हटशेटपुर थी। और पहला शासक पूछा जाए तो क्या था? मेनिस था। तो ये दोनों जो है ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। सही ही बताना था ना, सही बताना था, बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला है, मिस्र की सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं। पिरामिड काल का प्रथम शासक मेनिस था, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये कब का था? पिरामिड काल, यानी कि उसी टाइम में जो है बहुत सारे पिरामिड बने होंगे। देखिए, आप अगर मिस्र की सभ्यता को देखेंगे या मिस्र को देखेंगे, तो सबसे ज्यादा बड़े बड़े पिरामिड जो देखने को मिलते हैं वो मिस्र में ही मिलते हैं। तो यही चीज है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, अधिकांश पिरामिड जो है मिस्र के नेनफिस नगर में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर है, मिस्र के शासक अमहोटेप को आखनाटक के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। अमहोटेप जो है उसको आंख नाटक भी कहा जाता था। तो ये तीनों जो है सही हो जाएंगे। तो बताना था सत्य, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी जो है सत्य हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कथन और कारण दिया है। तो देख लेते हैं। मिस्र के लोग कब्रों में भौतिक उपयोग की वस्तुएं रखते थे, तो ये बिल्कुल सही है। मिस्र के लोगों को मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद जीवन में विश्वास था, तो बिल्कुल ये विश्वास था। तो देखिए क्या है, मिस्र के लोग जो थे वो सोचते थे कि मरने के बाद भी है जो जीवन होता है। तो इसीलिए क्या करते थे, बेसिक जो नीड होती है लाइफ में, जीवन में जीने के लिए, यूज करने के लिए, वो चीजें जो भौतिक उपयोग में आता है, तो वो चीजें क्या करते थे, ये लोग कब्र में रख देते थे। क्यों? क्योंकि इनको विश्वास था कि मरणोपरांत भी जीवन होता है। तो ये कारण और कथन का दोनों जो है व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है,
याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि क्या मिस्र की सभ्यता को मरने के बाद भी जीवन होती है, इसमें विश्वास था, तो बिल्कुल था। ये इस तरह से स्टेटमेंट को याद रखिएगा, वो क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में सुमेर, बेबीलोन, असीरिया के सम्मिलित क्षेत्र आते हैं? तो ये सुमेर, बेबीलोन और असीरिया जो है, ये किसके सभ्यता के क्षेत्र है? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही आते हैं। तो आप याद रखना है आपको। उसके बाद ये भी याद रखना है कि जैसे ये सुमेर की सभ्यता है, ये किस लिए फेमस है? तो ये लेखन पद्धति के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, लेखन पद्धति सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो सुमेर की सभ्यता ने किया था। लेखन पद्धति या लेखन विधि दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, ये सुमेर की जो सभ्यता है फेमस है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार था? तो देख लेते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी, ये यूफ्रेटस नदी के आसपास में इसका प्रारंभिक विस्तार था। उसके बाद टिग्रिस नदी के भी आसपास इसका जो है आपका देखेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उसका विस्तार पाया जाता है। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। टाइबर नदी के आसपास इसका क्षेत्र नहीं पाया जाता है। तो ये 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। तो सही उत्तर बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में ही बताना। तो देख लेते हैं, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोग द्वारा किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, पूछा जाए क्वेश्चन में कि कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता वालों ने उपयोग किया था। ठीक है, दूसरा है, वृत्त को 360 श्रेणियों में बांटा था, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ने ही जो सर्कल है, आज अपन जो पढ़ते हैं कि 360 डिग्री पूरा वृत्त एक बनता है, 180 ऊपर 180 नीचे, ये पढ़ते हैं ना अपन, ये 90 डिग्री। तो ये जब चीजें जो है ना 360 भागों में विभाजित करने वाला कौन था? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, सिकंदर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है बताना है। अच्छा, जिनको स्लो लगता हो वो स्पीड को थोड़ा फास्ट करके, मतलब यूट्यूब पे आता है ना स्पीड फास्ट करने के लिए, तो उसको फास्ट करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता था। तो ये नहीं कहा जाता था। तो यही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं बताना था, तो ए हो जाएगा। अब बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। जैसे दिया है, सिकंदर जो है मेसोडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। तो ये बिल्कुल सही है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सिकंदर जो है किसका पुत्र था? तो मेसोडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। ये भी याद रखना है। अगला है, सिकंदर का मुकाबला झेलम नदी के तट पर पोरुस या पोरस नामक राजा से हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। झेलम नदी को उस समय क्या जाना जाता था? उस समय बितस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और राबी नदी को पौरुष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिकंदर का जो मुकाबला हुआ था पोरुस के साथ या पोरस के राजा के साथ, वो किस नदी के तट पे हुआ था? ये क्वेश्चन बनता है। तो ये किस नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, अगला है, सिकंदर ने प्लेटो से शिक्षा प्राप्त की थी। तो प्लेटो जो है सिकंदर के गुरु थे। प्लेटो के साथ अरस्तु गुरु थे। तो ऐसे याद रखना है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये भी याद रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया 9 का? आपका कंफ्यूज नहीं होना है, 9 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण को ईरानी आक्रमण ने प्रभावित किया था। बिल्कुल सही है ये। उसके बाद आपका क्या है, सिकंदर के आक्रमण के अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव निकले। तो किसी भी हो, कोई भी हो, आक्रमण के समय जो होता है तो राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव तो निकलते ही है। तो ये तो ऐसे ही सही हो जाएगा। अगला है, सिकंदर ने अनेक जल मार्गों का पता लगाने का प्रयास किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या बताना था? सही नहीं है। तो ये वाला जो है आपका सही नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण पश्चिमोत्तर भारत जो है सिकंदर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आया था। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। यूनानी देवता के संबंध में दिया है। देखिए, ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है आपका सामने प्रिंट नहीं हुआ है, तो चलिए मैं मिला देती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, एथीना जो है प्रातःकालीन देवी। तो यही जो है स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रातःकाल की देवी के रूप में नहीं जानी जाती थी। तो ये गलत हो गया। बाकी जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो ऑप्शन है वो भी देख लीजिए। जैसे अपोलो जो थे सूर्य के देवता को कहा जाता था। पोसीदन जो है समुद्र का देवता हुआ करते थे। जीसस जो है, जियस, उनको आकाश का देवता कहा जाता था। तो ये बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, यूनान की सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाद में देखेंगे स्थान भी ले लिया था कैसे। क्रीट, अगला स्टेटमेंट है, क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी कही जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, सही कथन बताना था। तो अब ये याद रखना है कि यूनान की सभ्यता को जो है यूरोपीय सभ्यता का उद्गम माना जाता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट ये याद रखना है कि क्वेश्चन बन जाएगा वो कि क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी कही जाती है। तो पूछा जाए आपसे कि प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी किसको कहा जाता है, तो क्रीट की सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो स्टेटमेंट दिए होते हैं उनको भी याद करा करें, सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत किया कीजिएगा। ठीक है, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन यूनान की सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। इसमें क्या बताना है, आपका कथन सही है बताना है। ठीक है, तो सही है ये बताना है। तो इसका तो दोनों नहीं लग रहा। यूनानी राज्य स्पार्टा में गणतांत्रात्मक पद्धति का शासन था, तो ये बिल्कुल गलत है। एथेंस में सैन्य तंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी, तो ये भी गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, सही बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ना तो 1 सही है ना तो आपका 2 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास निम्न में से किस एक देश में हुआ था। तो देख लेना है, प्राचीन में रोम की जो सभ्यता है वो कहाँ पे विकसित हुई थी, इटली में विकसित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, रोम शहर की स्थापना किनके या किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए ये रोमुलस और रेमस जो है दोनों जो है इसके लिए मतलब आते हैं नाम इनके। रोम शहर की स्थापना में ये दोनों सम्मिलित थे, यानी सम्मिलित रूप से इन्होंने, जैसे हरियर और बुक्का ने किया था विजयनगर की स्थापना, वैसे ही ये रोमुलस और रेमस दोनों जो है रोम शहर की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। अगला है, निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता का स्थान रोम की सभ्यता ने ले लिया था। तो देखिए यही जो ऊपर में क्वेश्चन था ना, तो वही मैंने बताया था ना। तो ये क्या हुआ था कि यूनान की जो सभ्यता है उसने रोम की सभ्यता को जो है आपको स्थान ले लिया था। ठीक है, अगला है, बर्बरियन पद जो है उसके बारे में बताना है, कथन दिया हुआ है। तो पहला कथन है, यह ग्रीक शब्द बार्बरस रॉस से लिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, जिसका अर्थ होता है नॉन ग्रीक। ठीक है, तो बार्बरियन एक पद हुआ करता था जिसका अर्थ क्या होता था, नॉन ग्रीक हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद यह है, रोमन लोग इस पद का प्रयोग जर्मन जनजातियों ग्लास और हुनों के लिए किया करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो कहाँ है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, रोमन सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ईसाई धर्म के प्रसार में या प्रचार में रोमन सभ्यता का योगदान रहा है, तो बिल्कुल रहा है। रोमनों की प्राचीन भाषा लैटिन कई भाषाओं की जननी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है कि कई भाषाओं की जननी जो है ना, रोमन की प्राचीन भाषा लैटिन थी। ठीक है, अगला है आपका कि रोमनों ने ही वर्ष 365 को जो है, एक वर्ष को 365 दिन में रोमनों ने ही बांटा था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि 300 साल भर जो होता है एक साल, उसको 365 दिन में विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है, तो रोमनों को जाता है। ठीक है, यानी रोम वालों को। उसके बाद दिया है डी नंबर, शून्य या जीरो का प्रयोग रोम में हुआ। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको पता है कि रोम का जो शून्य का आविष्कार है वो कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। ब्रह्मगुप्त ने उज्जैन में किया था। ठीक है, तो शून्य के प्रयोग के लिए कौन जाने जाते हैं, ब्रह्मगुप्त। वैसे देखिए मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा कि आर्यभट्ट ने किया था जीरो का खोज। तो देखिए आर्यभट्ट जो है मेरे ख्याल से, देखिए अब ब्रह्मगुप्त भी मिलते हैं। तो अगर पीछे से देखा जाए, अगर 628 ईसा पूर्व में, तो ब्रह्मगुप्त का ही नाम आता है, जिन्होंने उज्जैन में जो है जीरो अंक के रूप में, जो जीरो है उसको अंक के रूप में जो है यूज किया था। किसने, ब्रह्मगुप्त ने किया था उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, सबको ही जानता होगा, महाकाल नगरी के नाम से फेमस भी है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे ब्रह्मगुप्त ने जो है एक सिद्धांत भी दिया था, ब्रह्म स्फुट
सिद्धांत दिया था, खंड खादक सिद्धांत भी दिया था, लेकिन फेमस जो है उनका ब्रह्मगुप्त के नाम से ही है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है, तो याद रखिएगा। और शून्यवाद अगर पूछा जाए किसने दिया था, तो शून्यवाद जो है बौद्ध दर्शनकारी दर्शन वाले थे, मतलब कौन थे शून्यवाद के आपके जनक, वो थे आपके ये नागार्जुन। ठीक है, तो शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था नागार्जुन ने, याद रखिएगा। और माध्यमिका का उपयोग भी इन्होंने ही किया था, नागार्जुन ने ही दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये क्या थे, बौद्ध से रिलेटेड दर्शनकारी थे ये। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन सभ्यता में किसके शासन काल को स्वर्ण युग की संज्ञा का प्रज्ञा दिया, मतलब संज्ञा दी गई है, यानी कि रोमन सभ्यता में किस राजा के शासन काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, तो किसको दिया गया है, ये आगस्टस को दिया गया है। ठीक है, आगस्टस जो है रोमन सभ्यता का राजा हुआ होगा, शासनकर्ता हुआ होगा, उसी के शासन काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण युग की संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, चीन की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना, तो देख लेते हैं। आपका चीन सभ्यता का विकास हवांगो नदी के क्षेत्र में हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा। वैसे चीन की जो, इसी को शायद पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 4500 वर्ष पूर्व जो है चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल किसको माना जाता है, पीली नदी को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी सभ्यता का जो है उद्गम स्थल कौन सा है, तो पीली नदी, जिसको हुआंगो के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी हो जाएगा, और इसको द मदर रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो होंगो है द मदर रिवर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और चीन की सभ्यता किस नदी के आसपास विकसित हुई थी या फली फूली थी, तो हुआंगो नदी के आसपास में। ठीक है, इसी को शायद पीली नदी कहते हैं। अगला है, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। भूकंप का जो आप लोग भूकंप मापी यंत्र यूज करते हैं, तो वो जो है यूज किया, किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपने चीन ने। चीन ने कागज का भी सबसे पहले उपयोग किया था, तो ये भी याद रखिएगा, चीन जो है कागज का खोजकर्ता भी है। अगला है, पेय पदार्थ के रूप में चाय का प्रयोग पहली बार चीन में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारे भारत में है जो चाय बागान पहली बार कहाँ, असम वगैरह में स्टैब्लिश किया गया था 1835 के करीब में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पेय पदार्थ जो है चाय का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। अगला है, चीन की महान दीवार का निर्माण जापानी आक्रमण की रक्षा के लिए किया गया था, तो ये भी इसमें बताना क्या था, असत्य बताना था। ठीक है ना, तो देख लेते हैं 20 का जो है, ये चीन का महान दीवार निर्माण चीन ने ही किया था। अच्छा, जापानी आक्रमण दिया, तो जापानी आक्रमण से रक्षा के लिए नहीं बनाया था उसने। अब ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ग्रेट वॉल है वो कहाँ है, तो चीन में है, तो इसका आंसर असत्य बताना था, तो ये क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा इसका। और ये भी याद रखना है आपको कि ग्रेट वॉल जो है चीन में है। अगला प्रश्न है, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन प्रक्रिया प्रणाली शुरू की गई थी। तो जो आज हम लोग सरकारी जॉब जो देखते हैं आप लोग, कंपटीशन एग्जाम होता है, तो सबसे पहले ये किस सभ्यता ने जो है स्टार्ट किया था, तो ये हो जाएगा चीनी सभ्यता। ठीक है, तो चीन वालों ने ही पहले क्या किया था, शिक्षा में प्रतियोगिता परीक्षा को जो है कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उसके लिए ये स्टार्ट किया था, कौन ने, चीन ने। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो देख लेते हैं क्या बताना है, सत्य नहीं है बताना, तो देख लेते हैं। द्वितीय चीनी समाज में मनोरंजन को विशेष स्थान दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा नंबर है, चीन की सभ्यता में 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य को पेकिंग मैन कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। आप याद रखिएगा कि विश्व जो 5 लाख वर्ष पहले की बात कही जा रही है, तो ये क्या, चीन के जो है ना मनुष्य को क्या कहा जाता था, पेकिंग मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, आपका पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, इसमें बताना नहीं था, सत्य नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और अगर कहीं भी आप लोगों को अगर डाउट लगता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिएगा, ताकि अदर स्टूडेंट जो है वो देखें तो उनको भी फायदा हो जाए, और मैं भी उस पर रिप्लाई जरूर कर दूंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। ये कह रहा है, अरमाइक लिपि का प्रयोग निम्न में से किस एक प्राचीन सभ्यता में किया जाता था, तो ये आपका अरमाइक का क्या हो जाएगा, आर्मियन में किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपनी सभ्यता स्थापत्य विशेषकर मेहराब, दार, द्वार तथा लोहे के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है
कि ये कह रहा है कि कौन सी सभ्यता जो है अपनी स्थापत्य में यानी कि विशेषकर मेहराबदार जो और लोहे का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा इसका हिट्टी सभ्यता। ठीक है, तो याद रखिएगा हिट्टी सभ्यता जो है आपका किस लिए फेमस है, मेहराबदार द्वार के लिए और दूसरा लोहे के प्रयोग के लिए। ठीक है, तो याद रखना है ये हिट्टी सभ्यता। अगला प्रश्न, ये क्या है, खुशखती निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये है ना खुशखती जो है ना आपका अरबी में लिखावट की एक शैली होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का जो है आपका अरबी में लिखावट की एक शैली है। तो याद रखना है ये क्या था, खुशखती। अगला है अरब कला निम्न में से किससे या किनसे प्रभावित थी, तो इसमें हम देख लेते हैं, ये जो है आपका बाइजेंटाइन एवं ईरान दोनों से जो है प्रभावित थी अरब कला, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अरब कला किससे किससे प्रभावित थी। अगला प्रश्न है, सुमेर की सभ्यता पवित्र स्थानों को कहा जाता था, तो जो सुमेर की सभ्यता थी ना, जो लिखावट पद्धति के लिए बहुत फेमस थी, लेखन विधि के लिए, तो वो लोग ना अपने मंदिर को, जो पवित्र स्थान होते थे जैसे मंदिर, तो उनको वो लोग क्या कहते थे, जिगुरत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहीं कहीं ये जिगु गुराट भी लिखा हुआ मिलता है, जिगु गुराट। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमेर की सभ्यता जो है पवित्र स्थानों को जिगुरत या जिगुराट के नाम से जानती थी। अगला है सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं इसमें क्या बताना है, सुमेलित करना है, उपरोक्त में से कौन सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए, हेडिस जो है पृथ्वी की देवी नहीं थी, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, पोर्सिडन जो है समुद्र के देवता माने जाते थे, तो यही जो है केवल 4 जो है बस एक सुमेलित है, तो जो नहीं सुमेलित है उसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता। बस ये याद रखिएगा कि पोसिडन जो है समुद्र के देवता कहे जाते थे। ठीक है, अभी ये ऊपर में क्वेश्चन था भी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, तो देख लेते हैं, सभ्यता और उससे संबंधित नदी दिया हुआ, तो अभी मैंने बताया नील नदी का देन किसको कहते हैं, मिस्र को कहते हैं, और सिंधु नदी का सिंधु सभ्यता है ही। चीन हमने अभी देखा था हुआंगतो या पीली नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। उनका क्या था, हुआंगतो, है ना, ऐसा नाम था ना, इसी को कहते हैं पीली नदी। तो चीन की सभ्यता इस नदी के जो है आसपास फूली फली थी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या देना था, युग्म सही है बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ पे है अपन, ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं अपन। इसका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कर लेते हैं, देखते हैं। ये ऑप्शन जो है ना, अच्छा इस किस सभ्यता के बारे में ये बताया गया है ये बताना है। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। यहाँ ईस्टर देवी प्रजनन की देवी की पूजा प्रचलित है, तो ध्यान रखिएगा ईस्टर देवी जो है प्रजनन की देवी हुआ करती थी, तो अगर पूछा जाए ईस्टर देवी किससे रिलेटेड है, तो प्रजनन की देवी है। ठीक है, यहाँ के निवासी युद्ध प्रिय थे, यानी ज्यादा युद्ध किया करते थे। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असीरिया की सभ्यता जो है ना, जो युद्ध प्रिय हुआ करते थे ये लोग। ठीक है, घर की नींव में पक्की ईंटों का प्रचलन था, असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था, तो असीरिया की सभ्यता जो है उसका असुर देवता जो है राज्य का स्वामी माना जाता था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला है, अरेबियन सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो देख लेते हैं इसमें सही नहीं है बताना है, तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। चलिए 1 सेकंड ऊपर कर लेती हूँ यहाँ पे। इब्ननिया जो एविसेना के नाम से मशहूर था, ने बताया कि तपेदिक छूत का रोग है, तो बिल्कुल ये सही है, तपेदिक छूत का रोग है, इसने ही बताया था। उसके बाद खुशखती शैली अभी हमने देखा था कि वो अरब कला से जो है प्रभावित था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, खुशखती शैली जो है अरब निवासियों ने उसका आविष्कार किया था, ऊपर में दिया ही था क्वेश्चन। अगला है, उमर खैयम की रूबिया फिरदौसी की शाहनामा इस काल की प्रमुख रचना है, तो ये भी अब याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जाता है कि शाहनामा किसकी रचना है, तो ये फिरदौसी की जो है रचना है। उसके बाद आपको उमर खयाम किसकी रचना है, रुबैया की है। ठीक है ना, ये वाला बुक भी जो है आप याद रखिएगा कि उमर खयाम जो है वो रूबिया की रचना है। ठीक है, और फिरदौसी किसकी है, शाहनामा की है, तो इसमें क्या बताना था, सही नहीं है बताना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तो सभी सही थे। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कर लेते हैं।
अरबी सभ्यता ने पूर्व तथा पश्चिमी के बीच एक सेतु का कार्य किया, बिल्कुल सही है। यूरोप में भारतीय अंक प्रणाली तथा दशमलव प्रणाली का प्रसार करने में अरबी सभ्यता का योगदान था। तो अंक प्रणाली और दशमलव प्रणाली में जो है इसका गुप्त काल में देखा होगा आपने, दशमलव प्रणाली का जो है उपयोग हुआ था। तो ये दोनों में जो है ना अरब सभ्यता जो है उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों जो है सही है। ठीक है, अगला है 33 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। रेशम की कीट पालने की शुरुआत प्राचीन चीन से हुई है। तो ये बिल्कुल सबको पता है कि रेशम की कीट पालने की शुरुआत जो है प्राचीन चीन से हुई है। लेकिन अगर रेशम का देखा जाए, कपास का जो है उपयोग, तो सिंधु सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लावोत्सो को ऋषि युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों जो है सही है। याद रखिएगा कि कपास की जो पहली बार मतलब यूज हुआ था, कपास की विकास के आविष्कार के लिए किसको जाना जाता है, या विकास के लिए, खेती के लिए किसको? तो सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। अगला है, सुमेर की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। इसमें सही है बताना है। तो सुमेर की सभ्यता में प्रत्येक नगर में पुरोहित राजा होते थे, जिसे पतेसी कहा जाता था। अब आपको ये भी याद रखना है कि सुमेर की सभ्यता में जो है पुरोहित जो होता था उसको राजा होता था, वो पुरोहित जो होता था उसको राजा कहते थे, जिसे और क्या नाम से बुलाया जाता था? पतेसी नाम से बुलाया जाता था। ये कहाँ की सभ्यता में? सुमेर की सभ्यता में। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये ऑप्शन में ऐसे करके पूछा जा सकता है। अगला है, सुमेर की सभ्यता में बुसफेडान लिपि का प्रचलन था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बताना था? सिर्फ सही है, तो 1 हो जाएगा आपका। 36 जो आपका ये केवल एक जो है स्टेटमेंट सही है। एक बार और देख लेंगे अपन। पुरोहित राजा होता था जिसको क्या कहते थे? पतेशी। और ये किस सभ्यता में? सुमेर की सभ्यता में। केवल एक जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं इसको। क्या बताना है? सही बताना है। तो देख लेते हैं। समुराई जापान के परंपरागत सैनिक वर्ग के जागीरदार हुआ करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। काबुकी प्राचीन जापान नाट्य शैली है। तो अब ये याद रखना है कि काबुकी जो है जापान की जो है प्राचीन नाट्य शैली है। ठीक है, काबुकी कहाँ की प्राचीन नाट्य शैली है? तो जापान की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों जो है आपका सही है। अगला है, अब देखिए क्या आ जाता है, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार से जो है क्वेश्चंस बनने अब शुरू होंगे। ठीक है, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? वही भारत लिख दिया होता तो भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये विश्व में पूछ रहा है, तो दांते जो है ना उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो पुनर्जागरण जो आंदोलन है कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ था? इटली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो जो वो दांते थे जिनको अग्रदूत माना जाता है पुनर्जागरण का, वही जो है एक इटली के पुनर्जागरण कवि थे। अगला है, पुनर्जागरण के कारणों में से कौन सा कारण नहीं है? यानी कि पुनर्जागरण जो हुआ था तो किस कारण से हुआ था, उसमें ये कौन सा कारण जो है नहीं है देखना है। तो देख लेते हैं अपन। धर्म युद्ध ने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो बिल्कुल सही होगा। सामंतवाद के क्रमिक पतन ने पुनर्जागरण में सहायता पहुंचाई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। कागज छापाखाने आदि ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को तेज किया। तो सिंपल सी बात है, जब प्रिंट ये वगैरह निकलने लगे तो लोगों तक पहुंचने लगा, तो सभी में जो है जागरूकता भी आई और ये पुनर्जागरण की प्रक्रिया में क्या किया? तेजी ला दिया था। उसके बाद भौगोलिक खोजें भी पुनर्जागरण का कारण बनी थी। तो देखिए, सबसे अगर कम देखा जाए तो भौगोलिक कारण जो है ये इसको नहीं लिया जाएगा कि ये एक पुनर्जागरण का जो है कारण था ठोस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन व्यक्तित्व जो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक आदि सभी गुणों से संपन्न था, वह कौन था? तो सोचिए, इतने जो गुण थे उसमें, जैसे कि वैज्ञानिक भी था, इंजीनियर भी था, मूर्तिकार भी था और सभी गुण उसमें, दार्शनिक का भी, यानी कि वो जो नागार्जुन ने बताना चाह रही थी वो क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, जिन्होंने शून्यवाद का जो है आविष्कार किया था, या माध्यम मार्ग की भी खोज उन्होंने ही की थी, नागार्जुन ने। ठीक है, अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये जो थे मूर्तिकार भी थे, पुनर्जागरण कालीन में एक व्यक्ति थे जो कौन थे? तो ये रफेल थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको रफेल। तो याद रखिएगा, रफेल जो थे पुनर्जागरण कालीन में इतने सारे जो हैं उनमें खूबियां थी। अगला है,
पुनर्जागरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो देख लेते हैं। पुनर्जागरण ने धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया था, तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने पीछे देखा ही था। अगला है पुनर्जागरण ने कला के लौकिक पक्षों पर भी विशेष बल दिया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद कह रहा है पुनर्जागरण ने साहित्य को आदर्शवादी रूप प्रदान किया था, तो साहित्य को उन्होंने आदर्शवादी रूप प्रदान नहीं किया था पुनर्जागरण में, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा सी। यानी कि पुनर्जागरण में जो है साहित्य को आदर्शी रूप प्रदान ऐसा नहीं कुछ किया गया था। अब अगला स्टेटमेंट ये भी था, पुनर्जागरण ने व्यक्तिवाद की नींव रखी थी, तो ये भी याद रखिएगा कि पुनर्जागरण जो है व्यक्तिवाद की नींव रखी थी। अगला है 42 नंबर, इसको क्या करना है, इसमें भी असत्य बताना है। तो देख लेते हैं असत्य कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है। जैसे देखेंगे, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का को प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति मैकियावेली था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इतावली पुनर्जागरण का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति ये थे बोकाचियो, जो है ना बोकाचियो, ये थे आपके दूसरे पुनर्जागरण साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था, ये थे बोकाचियो। उसके बाद बोकाचियो इटालियन गद्य का जनक कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब आपको याद रखना है कि इटालियन गद्य का जनक कौन है, तो बोकाचियो है। ठीक है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है, तो अब ये भी याद रखना है कि पुनर्जागरण काल में जो है चित्रकला का जनक किसे माना गया था, तो वो थे जियाटो। अजीब अजीब से नेम है। अगला है प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म जो है इसकी स्थापना जो की थी मार्टिन लूथर ने किया था। तो ध्यान रखिएगा कि मार्टिन लूथर के द्वारा जो है प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की गई थी। अब वही आगे पूछ रहा है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो है, अच्छा प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था ये, तो प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये हो जाएंगे आपको वही मार्टिन लूथर जो ऊपर में दिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। तो याद रखिएगा प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू किया गया था। अगर स्पीड कम लगे ना तो आप लोग स्पीड को बढ़ा के देखा कीजिए। ठीक है, अगला है सुधारू आंदोलन का कथन है, सुधारू आंदोलन कथन है किस, ये जो है सुधारू आंदोलन कथन किसका है, तो ये आपका हो जाएगा बी। समझे, ये पोप के प्रमुख खिलाफ विद्रोह, पोप आपने सुना होगा, प्रमुख पोप के प्रमुख के खिलाफ विद्रोह। ठीक है, जो पोप का प्रमुख था उसके खिलाफ जब विरोध किया गया था तो उसी का कथन क्या रखा गया था, सुधारू आंदोलन। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देख लेते हैं। इसमें बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पेट्रोक को इटली पुनर्जागरण साहित्य का पिता कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है कि पेट्रोक जो है ना इटली पुनर्जागरण साहित्य का पिता कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको कि पुनर्जागरण साहित्य का पिता किसको कहा जाता है, पेट्रोक को कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के साथ देखिए क्या होता है, क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अगला दिया है पुनर्जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिख से माना जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया वगैरह ये सब था, तो ये जो है 2 नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है पुनर्जागरण की स्थापना में धर्म युद्ध का बहुत योगदान रहा था, तो ये भी सही है। धर्म युद्ध अभी ऊपर देखा ही था हमने स्टेटमेंट में, तो यही चीज है, तो ये भी सही है। पहला और तीसरा जो है सही है। इसमें क्या बताना था, असत्य कौन है, तो असत्य कौन हो जाएगा आपका, केवल 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पेट्रोक अभी ऊपर हमने देखा ही था ना, जो पेट्रोक था, तो इसी पे बताना है। इसमें क्या बताना है, कथन सत्य कौन कौन से, चलो देख लेते हैं। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है, तो ये याद रखिएगा पेट्रोक को जो है मानववाद का संस्थापक माना जाता है। माइकल एंजेलो एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था, तो ये भी सही है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो है इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। अब ये जो है ना बेकन ने ये क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखिएगा फ्रांसिस जो बेकन जो था पुनर्जागरण काल का सर्वोच्च निबंधकार था, जो इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। यानी कि इसका नाम जो है फ्रांसिस बेकन है, ये कहाँ का था, इंग्लैंड का था। ठीक है, जो पुनर्जागरण के काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था। तो इसमें क्या बताना था, सत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों जो है आपके सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सही है बताना है इसमें, तो देख लेते हैं। पुनर्जागरण के संबंध में ही है, पुनर्जागरण से बहुत क्वेश्चन बनता है। और भारत के पुनर्जागरण के कौन है पिता, वो कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। स्टेटमेंट है पुनर्जागरण इटली के फ्लोरेंस शहर से शुरू हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। पुनर्जागरण जो है इटली से ही शुरू हुआ था, और वो कहाँ से, फ्लोरेंस शहर से शुरू हुआ था। अगला है पुनर्जागरण में मानवतावादी दर्शन के बीज निहित थे, तो बिल्कुल सही है कि इसने, पुनर्जागरण ने जो है एक मानवतावादी दर्शन को भी क्या किया था, मतलब फला फूला था उस समय मानवतावादी, तो ये भी सही है आपका। तो इसका आंसर क्या बताना था, सही है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। अब ये क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये तो अब सबको पता होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, आपकी 1789 में हुई थी, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति से जो है हम लोग 42वां संविधान संशोधन किए थे, तो लिए थे ना अखंडता वगैरह, धर्मनिरपेक्षता, तो ये भी देखिए, याद रखिएगा। अगला है फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वो किसकी शिक्षा से, तो रूसो जो थे ना, उनकी शिक्षा से जो है बहुत सारी, मतलब इनसे प्रेरणा प्राप्त की थी, यानी इससे प्रभावित थी फ्रांसीसी क्रांति। अगला है, निम्नलिखित कथन असत्य है, तो देख लेते हैं कौन सा असत्य है। वर्साई की वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था, तो ये याद रखिएगा कि वर्साई की जो शीश महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, लुई 14वें ने करवाया था। 14 जिला, भारत के बारे में भी बहुत कुछ बोले थे, इनके इनके जो है ये स्टेटमेंट थे, किसके लिए, आपकी फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का, यानी कि फ्रांस में जो है आर्थिक स्थिति जब खराब हुई थी, तो वही एक क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना था। वो भारत में भी आर्थिक स्थिति जो है कारण बनी थी, तो ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था, तो ये बास्तील था, ठीक है। बास्तील से के पतन के बाद जो है फ्रेंच की क्रांति का आरंभ हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो ये फ्रांस की क्रांति से जो है संबंधित है, ये बताना है आपको। तो देखिए, स्वाधीनता, समानता और बंधुता, हमने भारत से वो 42वां संविधान संशोधन जब किया था, तो हमने लिया भी था इनसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्वाधीनता, समानता और बंधुता, 1789 वाली क्रांति, ठीक है। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया था, तो जो फ्रांसीसी की क्रांति थी ना, उसके बाद क्या हुआ था, एक प्रसिद्ध नेता जो ये थे, इनका सबने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये जो है बहुत फेमस हुए थे, ये प्रसिद्ध नेता थे, कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट। ये कब प्रसिद्ध हुए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, तो ये कहाँ का निवासी था, ये आपका फ्रांस का निवासी था, ठीक है। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस निवासी था। अगला है, क्या बताना है, कौन सा असत्य बताना है, देख लेते हैं। लुई 14वें के काल में राजतंत्र द्वारा मध्य वर्ग के कुछ मौलिक हितों की सुरक्षा की जा रही थी, तो ये बिल्कुल सही है। 1851 से लेकर 1852 में फ्रांसीसी शासक लुई नेपोलियन तृतीय ने श्रमिकों के विरुद्ध किसानों का समर्थन प्राप्त किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, स्टेट्स जनरल के में मताधिकार के मुद्दों पर तृतीय स्टेट्स एवं अन्य स्टेट के बीच सुलह की गुंजाइश नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य बताना था, तो 57 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, फ्रांस का राजतंत्र एक सामंती राजतंत्र था, तो याद रखिएगा, जो फ्रांस का राजतंत्र था वो क्या था, एक सामंती राजतंत्र था। अगला देखते हैं, पितृभूति की संतानों पितृभूति के संतानों, आओ वैभव का दिन आ गया है, हमारे विरुद्ध अत्याचारियों ने अपने रक्त से सना युद्ध का झंडा खड़ा किया है, तो ये जो राष्ट्रगीत है किस देश का है आपको बताना है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पता है कहाँ का, फ्रांस का गाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पितृभूति की संतानों, आओ वैभव का दिन आ गया है, हमारे विरुद्ध अत्याचारियों ने अपने रक्त में सना युद्ध का झंडा खड़ा किया है, ये किसका राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, तो ये हो जाएगा फ्रांस का। हमारा कौन सा राष्ट्रगीत है भारत का, वंदे मातरम, और राष्ट्रगान जनगण मन, ठीक है। अगला है, देख लेते हैं इसको,
मैं विश्वास करता हूँ कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ, तो वो उसका कहना था। जैसे बलवंत था हमारे भारत में, वैसे ही ये कहते थे अपने आप को, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं संसार में परिवर्तन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। तो ये कथन किसका था आपका? नेपोलियन का था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन संघ का एक हिस्सा नहीं था? तो इसमें बताना कि हिस्सा नहीं था, तो ये कौन सा हो जाएगा? स्वीडन जो था वो इनका हिस्सा नहीं था नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन संघ का। ठीक है, अगला प्रश्न है, आलीमडे अलीमडे डे गासेज, अब थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा इसको पढ़ने में। आली ओली मंडे, मेरे ख्याल से ये इंग्लिश में होता तो सही था। ओली मंडे डे गासेज 1748 से 1793 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, इसमें सही है बताना है तो देख लेते हैं। उसने यह घोषणा की कि हालांकि नागरिकों के समान अधिकार होने चाहिए, फिर भी वे राज्य द्वारा समरूप वैसा ही समान सम्मान के हकदार नहीं हैं। तो इसका जो है ना ओलिम्पे डे गॉसेज का जो है उसके बारे में यही जो है अनाउंस किया गया था। जैसे कि उसने यह घोषणा किया था कि हालांकि नागरिकों के समान अधिकार होने चाहिए, फिर भी वे राज्य द्वारा समरूप, जैसे समरूप का मतलब वैसा ही होता है, सम्मान के हकदार नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग भी खुद से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अगला है, फ्रांस की क्रांति के संबंध में आपको बताना है। फ्रांस की क्रांति के संबंध में वर्ष क्या था? 1789। ठीक है, घटना का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित बताना है। जैसे कि आप देखेंगे 1792 है, उसमें नेशनल कन्वर्सेशन हुआ था इनका फ्रांस की क्रांति के समय में। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है, फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है, बताना है। तो इसमें जो है ना, ये तृतीय स्टेट जो है जन सामान्य था, यही बस एक जो है आपका सुमेलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो सुमेलित नहीं है उनको देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये याद रखिएगा कि तृतीय स्टेट जो है जन सामान्य, ये जो है आपका सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो देख लेते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य की क्रांति है। इसी से हमने भारत भी अडॉप्ट किया था बाद में 42वीं संविधान, जो 1900 कितना 73 था ना, उसमें क्या हुआ था? 42वीं संविधान संशोधन किए थे हमने, जो मिनी संविधान के नाम से भी जाना गया था। उस समय हमने फ्रांस की क्रांति से ही ये वर्ड जो है अडॉप्ट किया था। ठीक है, अगला है, फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया था। तो बिल्कुल ये लोग जो थे, जैसे कि आपका वॉल्टेयर हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए एवं रूसो हो गए, इन्होंने जो है सर्वाधिक योगदान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों जो है आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। कुलीनों पर नियंत्रण करने वाली संस्था पार्लमा थी। तो याद रखिएगा, कुलीनों पर जो है नियंत्रण किया जाता था किसके द्वारा? पार्लमा एक संस्था हुआ करती थी, उसके द्वारा। पार्लमा को 1765 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने जो है पार्लमा जो संस्था थी उसको 1765 में क्या किया था? प्रतिबंधित कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। अगला है, 1774 में पार्मला की पुनर्स्थापना संभव हुई थी। तो फिर उन्होंने क्या किया था? 1774 में जो है पार्लमा जो उसकी संस्था थी उसको पुनर्स्थापन का संभावना जो है उन्होंने मतलब स्टार्ट कर लिया था 1774 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सभी जो है आपके स्टेटमेंट क्या थे? सही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये किसके बारे में दिया है? निम्नलिखित पर विचार करना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वें ने बनाया था। तो याद रखना है कि वर्साई को जो है फ्रांस की राजधानी किसने बनाई थी? किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लुई 14वें के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लुई 16वें की पत्नी मैरी एंतोतुआनेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि लुई 16वें की जो पत्नी थी मैरी एंतोनेत थी, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वें को देशद्रोह में, अभी हमने ऊपर देखा ही था, उनको क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका क्या बताना था? कथन सही है। तो ये सभी जो है आपके सही हो जाएंगे। चलिए अब ये देख लेते हैं। आतंक राज, रन ऑफ टेरर या रेन ऑफ टेरर
के बारे में यानी कि आतंक राज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सेंस कुलाटेस की सहायता से जैकोबिन्स ने जीरो डिस्टस को बाहर निकाल दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सेंस कुलेटेस की सहायता से जैकोबिन्स ने जीरो जीरो डिस्टस को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद आपका बी नंबर जो है आपका है कि जैकोबिन्स की फ्रांसीसी पादरी वर्ग के साथ साठगांठ थी। यानी कि आपका ये पूछ रहा है कि जैकोबिन्स जो है फ्रांसीसी पादरी था, उसके जैकोबिन्स की जो है फ्रांसीसी पादरी थे, उनके उस वर्ग के साथ जो है इनका क्या साठगांठ था, तो ये नहीं था। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, स्टेटमेंट देख लीजिए ताकि वो बाद में काम आएगा। क्रांति विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तारी कानून के द्वारा राजनीतिक वर्ग के लिए प्रतिबंधित थी, तो ये बिल्कुल सही है। जुलाई 1794 में गिलोटिन द्वारा रॉबस्पियर के मृत्यु दंड के साथ आतंक राज समाप्त हो गया। तो अब अगर पूछा जाए ना कि आतंक राज कब समाप्त हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1794 में। किसके द्वारा? गिलोटिन द्वारा रॉबस्पियर के मृत्यु के साथ। यानी कि कौन मर गया? रॉबस्पियर जो है मर गया, उसी के साथ क्या हुआ था? आतंक राज जो है आपका वो समाप्त हो गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आतंक राज कब जो है समाप्त हुआ था आपका। ठीक है, अब अगला है, अमेरिका की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका की क्रांति 1763 जो है ये सही हो जाएगा आपका। 1763 में जो है अमेरिका की क्रांति जो है स्टार्ट हुई थी। अगला है, किस घटना से अमेरिका की क्रांति का प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका की क्रांति जो है किस घटना से मतलब स्टार्ट हुआ था? तो ये बोस्टन टी पार्टी है ना, आपने बहुत बार सुना होगा। इसी घटना की वजह से, बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, उसी वजह से क्या हुआ था? क्रांति अमेरिका जो है प्रारंभ हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोस्टन टी पार्टी। शायद मेरे ख्याल से पिछले ईयर में पूछा भी था ये बीपीएससी ट्री में। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, जैसे रूसो वगैरह है, इनके बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटित हुई थी। तो इसमें जो है ना अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम जो है सबसे पहले घटित हुई थी। ठीक है, अगला है, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? सिपाही विद्रोह में बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। ठीक है, ये हमने देखा भी था अमेरिका की क्रांति में, जब हमने खिलाफत आंदोलन मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बिना प्रेजेंट के आपको कोई नो टैक्स। जब अपने श्रद्धानंद जी ने कर मत दो का दिल्ली में स्टार्ट किया था, उसी समय खिलाफत आंदोलन के समय, तो उसी में मैंने ये समझा दिया था कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बिना प्रतिनिधित्व का कोई कराधान नहीं अगर आता है तो वो किसकी थी? ये थी आपकी अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 71 जो है आपका, इसका क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से 9 से लिए गए प्रतिनिधि निधियों से मिलकर बनी स्टैंप एक्ट कांग्रेस की न्यूयॉर्क सिटी में बैठक कब हुई थी? तो एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से 9 से लिए गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी स्टैंप एक्ट कांग्रेस की न्यूयॉर्क सिटी में बैठक कब हुई थी? तो ये न्यूयॉर्क सिटी में बैठक कब हुआ था आपका? हुआ था ये 1764 में। 64 नहीं होना चाहिए, 65 होना चाहिए। 1765 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ये न्यूयॉर्क की जो कांग्रेस न्यूयॉर्क की सिटी में बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1765 में हुई थी आपकी। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा आप लोग। अगला है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776, तो ये तो सबको पता होगा, है ना। विश्व में 4 जुलाई को जो है अमेरिका अपनी स्वतंत्रता दिवस का घोषणा भी मतलब स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। और अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जुलाई 1776 को जो है स्वतंत्र हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, घोषणा को अपनाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अब ये भी पूछा जाए कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 4 जुलाई को मनाता है। अगला है, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो अभी क्वेश्चन में देखा ही हमने, कब किया था? 1776 में इसने किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 16 दिसंबर 1773 को, अब देखिए वो बोस्टन टी पार्टी था ना, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? जब अमेरिका की क्रांति से स्टार्ट हुई थी। तो ये याद रखना है कि 16 दिसंबर 1773 को जो है बोस्टन टी पार्टी ने संबंधित निम्नलिखित में से क्या, मतलब उनका जो ये बोस्टन टी पार्टी हुआ था इसके बारे में इसमें से देख लेते हैं कौन सा सही था, ये बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं।
क्रांतिकारी चोरी छिपे पोतों में घुसे और चाय की सारी पेटियां पानी में फेंक दी। तो ये बिल्कुल इसी का जो है ये सही है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा था बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, तो याद रखिएगा, चाय टी इंग्लिश में कहते हैं ना उसको, तो चाय से संबंधित था, तो ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला है स्टैंप एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों, अभी हमने देखा था ना ऊपर, वही 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना 1765 ईस्वी में किस स्थान पर मीटिंग हुआ था? तो अभी हमने देखा था न्यूयॉर्क में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, अगला है 1854 ईस्वी में आपका बताना है, 1854 ईस्वी में केन्सास नेब्रास्का अधिनियम, यानी कि ये केन्सास नेब्रास्का अधिनियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम निकला था? तो ये जब आपका क्या कहते हैं, ये अधिनियम जब पारित हुआ था, तो ये हुआ था कि मिशौरी समझौता जो है निरस्त कर दिया गया था, एवं केन्सास एवं नेब्रास्का की जनता को यह निर्धारित करने की अनुमति दे दी गई थी कि उन्हें गुलाम रखना चाहिए अथवा नहीं। ठीक है, तो निर्धारित करने की अनुमति किसको मिल गई थी? वहां की जनता को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1760 1820 तथा 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों को वर्णित करने के लिए अंग्रेजी में, एक सेकंड इसको हटा देती हूँ, अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो अब ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा मतलब है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का जो है सबसे पहले किसने यूज किया था? तो ये किए थे अर्नोल्ड टोयनबी। तो ये बार बार क्वेश्चन आता भी है कि अर्नोल्ड टोयनबी जो है, इन्होंने औद्योगिक क्रांति जो शब्द गढ़ा गया था, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि प्लेट जो है शब्द किसने यूज किया था सबसे पहले? तो टूजो ने किया था, टूजो विल्सन ने। वही प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने यूज किया था? तो हम लोग कहते हैं ना कि वो कहते हैं मैकेंजी ने यूज किया था। तो वैसे ही है कि औद्योगिक क्रांति शब्द जो है सबसे पहले किसने यूज किया था? तो ये किया था अर्नोल्ड टोयनबी ने। ठीक है, वही स्वराज्य का कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं दयाराम सरस्वती जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग किए थे, वैसे ही वो शब्द था। ठीक है, अगला है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, अमेरिकियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, यानी कोई कराधान नहीं, टैक्स नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर देखा ही था। अमेरिकी व्यापारियों ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का सहारा लिया। तो ये भी सही है, तो इसमें से क्या बताना था? दोनों कथन जो है सही है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है सही है। अमेरिका की क्रांति से बहुत क्वेश्चन इसमें आया है। अगला है अमेरिकी क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है? तो देख लेते हैं, अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश अधिवासियों तथा देशीय अमेरिकियों के बीच का संघर्ष था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अमेरिकियों ने उस ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया जिसमें अमेरिकियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो अभी देखा ही हमने, इन्होंने ये आंदोलन भी चलाया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बताना था? सही बताना था। तो ये हो जाएगा, केवल 2 जो है आपका सही है। अगला देखते हैं, कथन दिया है और कारण दिया है। तो देख लेते हैं क्या है कथन और कारण। कथन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकियों ने ब्रिटिश संसद द्वारा अधिरोपित करों को भुगतान से इनकार कर दिया था। तो अभी हमने देखा ये बिल्कुल सही है। अमेरिकियों का ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं था। तो जब प्रतिनिधित्व नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम कर नहीं देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? कारण एवं कथन जो है दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णयों में से निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय शामिल था? तो एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था कि ये 1774 में जो फिलाडेल्फिया में आयोजित हुआ था महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा, तो उसमें क्या क्या निर्णय जो है लिए गए थे, कौन कौन से जो है इसमें शामिल थे, ये बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसने ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक औपनिवेशिक संघ की योजना को अस्वीकृत कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। इसने शिकायतों से संबंधित एक वक्तव्य तैयार किया था। तो ये नहीं है सही। ठीक है, इसने अनिवेशों और इंग्लैंड के बीच व्यापार को रोकने की एक स्कीम पर सहमति प्रदान की थी। ठीक है, तो ये जो आपका फिलाडेल्फिया में आयोजित हुआ था प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, तो उसमें ये कांग्रेस क्या होता है? लोगों की बैठक।
कुछ लोग पीपल्स मिल के जो बैठक करते हैं उसी को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है आपका निर्णय लिया गया था यानी शामिल थे। ये जो है 2 नंबर ये नहीं शामिल था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 और 3। ठीक है, ये गलत था, ये सही था, ये सही था। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगर स्लो लग रहा हो तो स्पीड आप फास्ट करके देख लीजिएगा। रूस में बोल्शेविक क्रांति, तो ये पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि बोल्शेविक क्रांति जो है कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी। अब ये पूछा है किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई थी, बताना है। तो ये किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था, जार निकोलस टू के समय में हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये भी याद रखना है बोल्शेविक क्रांति जो है कब कहाँ हुई थी, रूस में हुई थी। और ये जो आपका किसके शासनकाल में हुआ था यानी राज्यकाल में, तो जार निकोलस टू के समय हुआ था। अगला है रूसी क्रांति के जनक के रूप में अब किसको जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं आपके बी.आई. लेनिन। तो ध्यान रखिएगा रूसी क्रांति के जनक जो है किनको माना जाता है, तो ये बी.आई. लेनिन को माना जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत करने वाला भी कौन था, लेनिन ही था। ठीक है, जिसको रूसी क्रांति का जनक भी माना जाता है। और इसने क्या थीसिस दिया था, जैसे ट्रस्ट थीसिस महात्मा गांधी ने दिया था, उसी तरह ये द अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने दिया था। ठीक है, अगला है वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो ये भी अब याद रखना है कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका तात्कालिक कारण जो है आपका यही था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, रूस की जो है पराजय हुई थी। तो अभी देखेंगे मित्र राष्ट्र में ये था, धुरी राष्ट्र में था, ये सब देखेंगे। वैसे मैंने खिलाफत आंदोलन में थोड़ा सा बताया भी था। अगला है 7 मार्च 1917 को विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा दिया। अब याद रखिएगा रूसी क्रांति जो है ना था ना, उसमें क्या नारा था, रोटी रोटी। ठीक है, सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू किया था जार ने, यानी कि वो दो थे जार जो थे, अभी देखा ना हमने निकोलस जार जो दो, उन्होंने सेना के विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। लेकिन सेना ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये बिल्कुल अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड से मिलता जुलता लग रहा है। हमारे यहाँ 1919 में हुआ था और यहाँ पे कब हुआ था, 1917 में हुआ था ये ऐसा कांड, जब इन्होंने लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ था, गोली चल गई थी और इनके यहाँ क्या हुआ, गोली चलाने से मना कर दिया गया था। तो यही पूछ रहा है उपरोक्त वक्तव्य जो है किस क्रांति को इंगित करता है, तो यही हो जाएगा रूसी की क्रांति। 1917 में जो है कौन सी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति। अगला है पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी, तो सेम चीज है, रूस में हुई थी। ठीक है, पहली मार्क्सवादी क्रांति जो है कहाँ हुई थी, वर्ग विहीन, यानी कि जो है महात्मा गांधी भी थोड़ा सा इससे प्रभावित थे। तो वही बात थी कि क्रांति किस देश में हुई थी, तो ये आपका रूस में हुआ था। अब अगला है बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, जबकि मेनसेविक दल का नेता था, मेनसेविक का कौन नेता था, करेंसी था, करेंस्की। ठीक है, तो बोल्शेविक दल का नेता कौन था, लेनिन था। उसके बाद आपको पूछा जाए मेनसेविक दल का नेता कौन था, तो ये था करेंस्की। ठीक है, अगला है इसमें बताना है रूसी की क्रांति के बारे में विचार करना है और बताना क्या है, गलत या सही बताना है, देख लेते हैं। सही बताना है कथन, तो देख लेते हैं। चलिए, बोल्शेविक का यह विश्वास था कि जार के रूप में जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, बोल्शेविक का विश्वास जो है था कि निकोलस जार जो है वो क्या करेंगे, मतलब यही जो स्टेटमेंट दिया है, समाज में पार्टी के अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्य की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। मनसेविक यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखा जाना चाहिए, जैसे जर्मनी में था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो दो ही स्टेटमेंट था और बताना क्या था, सही कौन सा है, तो दोनों जो है सही हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह समान विचारधारा से संबंधित था, तो देखिए ये वाला जो समूह है ना, जॉर्जी प्लेखनो, वेरा जूलिया जसूलिए, अलेक्जेंड्रा कोलांत्याई, बी आई लेनिन। ठीक है, बी आई लेनिन को रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो समूह है ना, ये समान विचारधारा के थे, मतलब इनकी इन सभी समूहों की विचारधारा क्या थी, मिलती जुलती थी। ठीक है, अगला है औद्योगिक क्रांति अपने शुरुआती चरण में 1760 से लेकर 1850 तक अपनी सफलता के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर थी, तो ये जो है ना कारखाना व्यवस्था के तहत श्रम का संगठन पे ये क्या थी, आपकी निर्भर थी। अगला है
अब इसमें क्या बताना है, 1750 ईस्वी में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो देखिए 1750 में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है अपने इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, अगला है 1850 के दौरान ब्रिटेन कहलाने लगा था। तो 1850 के दौरान जो है ब्रिटेन को क्या कहा जाने लगा था? तो ये कहा जाने लगा था आपको मजदूरों का राजा। इतने सारे मजदूर इसके अंडर में आ गए थे। अगला है औद्योगिक क्रांति, हमारे जो भारत में औद्योगिक क्रांति हुई थी वो भी इंग्लैंड से ही प्रेरित थी। ठीक है, अगला है कि औद्योगिक क्रांति की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था, यानी कि विरोधी में खड़ा था? तो वो था इटली। इसका मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए जर्मनी था, जर्मनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी जो था इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी में से शामिल था। अगला है 1735 ईस्वी में स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार 1735 में हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था, क्रॉम्पटन। अगला है निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में सर्वप्रथम आधुनिक युग उद्योग का विकास हुआ था? तो आधुनिक युग का विकास जो है ना आपके सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी आपके जापान में। ठीक है, जापान तो वैसे ही बहुत चीजों में आगे रहता है। आगे है अगला प्रश्न है खदानों के निकास यानी कि निष्कासन के लिए 1968 में क्या दिया गया था? माइनर्स फ्रेंड नामक मॉडल भाप इंजन निम्नलिखित में से किसने निर्मित किया था? तो याद रखिएगा ये माइनर्स फ्रेंड नामक एक मॉडल था, जो मॉडल भाप इंजन था वो कब किया गया था? 1968 में किया गया था। और ये किसके द्वारा पूछा गया है? तो थॉमस सेवरी जो है इसको मतलब ये मॉडल को जो है लाए थे। ठीक है, निर्मित किए थे थॉमस सेवरी। तो याद रखिएगा माइनर्स फ्रेंड नामक मॉडल भाप इंजन। अगला है सूची 1 दिया है, सूची 2 को मिलान करना है, तो देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। चलिए स्पिनिंग जेनिंग अभी दिया ही था तो ये सामने ही हो जाएंगे आपके। जेम्स हारग्रीव्ज। वाटर फ्रेम जो है किसने किया था आविष्कार? तो रिचार्ड आर्कराइट ने किया था। वास्प इंजन का तो जेम्स वॉट ने किया था और सेफ्टी लैम्प का हम्फ्री डेवी ने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। तो अब ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है सामने सामने ही है। तो अब आपको याद रख लेना है कि कम से कम इन दोनों को जरूर याद रख लीजिएगा कि वास्प इंजन जो है जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था 1769 में, और सेफ्टी लैंप जो है 1815 में किया गया था हम्फ्री डेवी के द्वारा। ठीक है, और अगर याद रखना है तो वाटर फ्रेम रिचार्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है क्या करना है इसमें निम्नलिखित में से किस कारण की वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी? तो इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी तो किस कारणों से हुई थी ये देख लेना है। तो देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं। विज्ञान संबंधी आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था, बिल्कुल सही है। इसके लिए अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं थी, ये भी सही है। नगण्य नौगम्य नदियों ने अंतःस्थलीय आंतरिक परिवहन को आसान बनाया, तो ये भी सही है। इसने पूंजीवादी व्यवसाय की प्रधानता प्रभुत्व यानी बनाया था, तो इसने देखा, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? क्या बताना था? औद्योगिक क्रांति की जो है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी किन कारणों की वजह से? तो इन चारों जो है ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ये चारों जो है रीजन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला देखते हैं 101 न्यू मॉडल यूनियनों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। न्यू मॉडल यूनियन 1850 के दशक में गठित की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। आप याद रखिएगा कि 1850 के समय जो है इसकी गठन की गई थी, कौन की? न्यू मॉडल यूनियन की। तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये जो स्टेटमेंट है सभी जो है गलत दिए हुए हैं, केवल एक जो है आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही सिद्धांत। मैक्स वेबर के जो है आदर्श नौकरशाही सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि आदर्श नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स वेबर ने दिया था। अब देख लेते हैं इसके बारे में, जो ये मैक्स वेबर का आदर्श नौकरशाही सिद्धांत था वो क्या था, तो देख लेते हैं। तो ये जो था ना नौकरशाही संरचनात्मक और व्यवहारात्मक विशेषताओं के साथ जुड़ा था, यानी कि नौकरशाही में जो है संरचनात्मक और व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये इस बारे में जो है ये संगठन था या सिद्धांत था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 जो है आपका सही है, ये सही नहीं है। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव हैं? तो प्रभाव क्या होगा? कुटीर उद्योग का स्थापना होगा, मशीनों का इस्तेमाल होगा, उत्पाद फैक्ट्री बैठाई जाएगी, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल सही है। इसने गाँव में अति जनसंख्या हो गई, इसमें गाँव में अति जनसंख्या हो गई। क्या बताना है? सही प्रभाव है, तो ये भी सही है। इससे कामगार वर्ग आंदोलन का अप्रभाव हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। देखिए, जब भी औद्योगिक क्रांति यानी नए नए जो मशीन बिठाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं उसका जो है लॉस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आविर्भाव मुख्यतः, इसके बारे में बताना है। यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुआ मतलब फैला था, उसके जो आविर्भाव थे वो क्या थे मुख्यतः? तो देख लेते हैं हम। देखिए, पहला जो है उत्पादन प्रक्रम देहातों में अवस्थापन के लिए कारण हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गैर कृषि उत्पादन के एक छत फैक्ट्री के अंदर जाने की वजह से गिल्डों की गिरावट में के कारण हुआ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पादन प्रक्रम में व्यापारी पूंजीवादियों की बढ़ती भूमिका के कारण हुआ, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना आपका हो जाएगा 2 और 3 जो है विशेष रूप से प्रभाव किए थे, तो इसका आंसर हो गया 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो आप लोग भी एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लिया कीजिएगा, ठीक है। अगला है, इसमें बताना है आपको, क्या बताना है? कथन सही है, कहाँ लिखा हुआ? कथन सही है बताना है, पूछना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक, इटली में नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति ने मानव पर मशीन की सर्वोच्चता स्थापित की थी, तो बिल्कुल सही है। मशीनों का जो है उपयोग ज्यादा होने लगा, और जो जनसंख्या थी, अपनी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका यूज जो है कम होने लगा, और बेरोजगारी इससे भी बढ़ती है एक तरह से। पूंजी संचय औद्योगिक क्रांति की एक पूर्व निश्चित शर्त है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 जो है इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें सही क्रम बताना है, तो देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योगों के क्षेत्र में होने वाले निम्नलिखित आविष्कारों का कलानुक्रम अनुसार, यानी सबसे पहले से शुरू हो और लास्ट में कौन होगा ये बताना है। तो देखिए, इसका आप कर लीजिएगा। पहले जो होगा 2 1 4 3 होगा, यानी सबसे लास्ट में जो है इसका उपयोग हुआ था। सबसे पहले किसका हो जाएगा? जॉन के फ्लाइंग शटल का उपयोग हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, 2 1 4 3। अगला है, इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की वजह थी, तो जो इंग्लैंड में जो है आपका शुरुआत हुआ था, तो वो क्या था? उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। वाणिज्यवाद से मुक्त व्यापार की नीति, मशीनों का आगमन, ये तीनों जो है आपके सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये सभी। अगला है, देख लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन में सोवियत रूस अन्य राष्ट्रों से काफी पीछे, किंतु सबसे आधुनिक था। उस समय की बात है जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी तब की, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सर्वहारा वर्ग 50 से अधिक भाग ऐसे कारखाने में मजदूरी करता था जिनमें कम से कम 500 मजदूर थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब इसके कारण ये नहीं व्याख्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि रक्तहीन है, यानी कि खून की जो है वहां पे कोई भी जो है आपका मतलब घटना नहीं घटी होगी, तो इसलिए क्योंकि इसमें एक बूंद भी रक्त धरती पर नहीं गिरा था। इंग्लैंड की क्रांति जो हुई थी उसमें क्या हुआ था? किसी की खून खराबी किसी प्रकार की नहीं हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, रक्तहीन क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? इंग्लैंड की क्रांति को जाना जाता है। अगला है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व 9 युवकों को हाथ में दे दो, ये कथन किसका था? तो ध्यान रखिएगा, ये कथन जो है इससे आपके भगत सिंह और जो उग्रवादी नेता थे वो लोग भी बहुत ज्यादा प्रेरित थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वाला लाइन जो है सब मतलब नौजवान अपने भारत में जो भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी वो लोग भी इससे प्रभावित मतलब रहते थे, ऐसी ही उनकी भी सोच थी। तो ये स्टेटमेंट जो है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व 9 युवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया था जोसेफ मैजिनी ने, ठीक है। तो कहा भी जाता है ना कि मैजिनी जो है अपने भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे जो है प्रेरित थे, मैजिनी से, है ना। अगला है, इटली राष्ट्र का जन्म निम्न में से किस तिथि को माना जाता है? तो जो इटली है उसका जो
क्या मानते हैं, जन्म निम्न में से किस तिथि को माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका 2 अप्रैल 1860 को। तो इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है, 2 अप्रैल 1860 को। अब अगला है, पीडमोंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है, तो पीडमोंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने के रूप में किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है काउंट काबूर को। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, तो सर्बिया की गुप्तकारी जो संस्था थी उसको काला हाथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। अगला है, ये क्या करना है, मिलान करना है, तो चलिए कर लेते हैं। हॉब्स जो है उन्होंने उनका जो कार्यकाल था वो कब का था, तो ये हो जाएगा आपको चार्ल्स प्रथम को। हॉब्स ने जो है फांसी दी थी चार्ल्स प्रथम को, ठीक है, उनसे संबंधित है घटना से। उसके बाद आपके रूसो जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे, फ्रांस की क्रांति से। उसके बाद लॉक जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे, गौरवमय क्रांति से। और हिटलर तो पता ही है, द्वितीय विश्व युद्ध से जो है ये मतलब ये संबंधित है। तो इसका आंसर कौन हो जाना चाहिए, 3-1, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 115 जो है, नए नामों और पुराने नामों के साथ देशों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यानी कि नया नाम और पुराना नाम दोनों देखना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जान जाएंगे, ये वाला जो है स्विट्जरलैंड, स्वाजीलैंड जो है किंगडम ऑफ इस्तानिया इसको कहते थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब आगे आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि मलावी को, जिम्बाब्वे को, बोत्सवाना को नया नाम से जो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। कह रहा है, रक्तहीन क्रांति अथवा वैभवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई, तो ये बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को मजबूर कर 1215 में जिस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाए उससे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसे भारत का मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अगला है, यह अधिकार पत्र सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, उपरोक्त सभी सही है। तो याद रखिएगा ये वाला अधिकार पत्र के बारे में। अगला है, निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। तो चलिए करते, वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था, तो ये बिल्कुल सही है। सन यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मिंग हुई पार्टी का गठन किया था, तो याद रखिएगा सन यात सेन जो था उसने तुंग मिंग पार्टी का जो है गठन किया था। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी हो जाएगा। ये सभी जो है आपके सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लेते हैं। देखते हैं, जेम्स द्वितीय ने अपने 3 वर्षीय अल्प शासन काल में गृह नीति के अंतर्गत जितने भी कार्य किए उनके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति का जन्म हुआ, तो ये बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इस क्रांति में रक्त की एक बूंद धरती पर नहीं गिरी, इसी कारण इसे वैभवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है सही है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही है कथन बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो है ना, 1948 में बर्मा संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया और उसके तत्काल शीत युद्ध में बर्मा ने यूएसए का समर्थन किया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा जो है, वर्ष 1948 में वर्मा संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गया पर उसने कोरियाई युद्ध में चीन को आक्रामक रूप से दोषारोपित करने से इनकार कर दिया था, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, सिर्फ 2 जो है सही है। अब देखिए युद्ध की संधियां दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से देख लेती हूँ कितना बचा है। तो ये अगले वीडियो में जो है मैं ला दूंगी युद्ध का संधिया, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब मिलते हैं, इसी वीडियो के साथ कंटिन्यू करूंगी मैं, अगर पसंद आता है आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।